बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी और आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही होगी। मैं बहुत सर्दी हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास वो वाले अल्फाज जो मैं बोल रही थी रोज़ के, सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही, दिसंबर हो गया है, मिड ऑफ दिसंबर आ गया है और जो प्रॉपर सर्दी है अब आई है ना सर्दी, तो मुझे लग पता गया है। और अभी तक मेरी वार्डरोब सेट नहीं हो पा रही है कि मैंने कैसे कपड़े पहने। सर्दियों वाले थोड़े फॉर्मल ज़ाहिर कपड़ों में वो वाली चीज़ नहीं होती और शो के लिए मुझे वो पहनना पड़ता है प्रेफरेबली। सो लेट्स होप जी मेरी वार्डरोब भी सेट हो जाए, मुझे सर्दी भी कम लगे, क्योंकि मैंने हीटर का इंतज़ाम तो करा लिया अपने सेट के ऊपर ना। मतलब अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको पता है नया साल आने वाला है और नए साल में क्या होता है जी, हम सब की कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं। इस साल का रुझान भी वही है, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से मैं थोड़ा जज कर पाती हूँ कि बहुत सारे लोग जी सोच रहे हैं, जो ईयर एंडिंग नोट्स होते हैं मुख्तलिफ स्टेटसेस पर या हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि जी अब साल ख़त्म हो गया है, नया साल आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बड़े बड़े इरादे करते हैं कि इस साल भी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हम बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होता है, साल आता है और गुजर जाता है और फिर नया साल आता है और हमारी रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं स्टक रहती है। ख़ुद को पॉजिटिव तौर पर तब्दील करने के हवाले से भी हम बहुत कुछ सोचते हैं, पॉजिटिविटी लाएंगे, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 8 से 12% लोग अपनी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो साल के अख्ताम तक पूरी कर पाते हैं। इंटरप्राइज एप्स टुडे के मुताबिक तकरीबन 43% लोग फरवरी तक अपनी रेजोल्यूशन पर कायम नहीं रह पाते, यानी 2 महीने का भी टाइम नहीं लगता आपको। ये सबसे आम न्यू ईयर गोल्स होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत सारे लोगों के। कुछ कहते हैं जी हमने ट्रैवल करना है, कुछ कहते हैं हमने अपनी फ़िटनेस पे काम करना है, कुछ कहते हैं हमने वेट लॉस करना है, कुछ कहते हैं हमने अपने गुस्से पे काबू पाना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। बहुत सारे गोल्स होते हैं, मैंने भी बहुत कुछ सोचा होता है, लेकिन वही बात है मैं भी उन 43% लोगों में नहीं हूँ। मैं बाकी उन परसेंटेज लोगों में जो सोचते क्या है और करते क्या है। आज हमने इस पे बात करनी है कि हम क्यों अपने इरादों पर मुस्तकिल कायम नहीं रह पाते। डॉक्टर वजिया ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, आपने क्या सोची है? पहले हम आपसे शुरू करेंगे अब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा था कि आप ये क्वेश्चन करने वाली हैं। एक्चुअली ऑब्वियसली मैंने भी हमेशा अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे लाइक एक प्लान रखा है, इस पर वर्क भी किया है। अच्छा, उसमें ना मैं हमेशा ये रखती हूँ कि लाइक कुछ गोल जैसे होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं इन मंथ्स तक कंप्लीट कर सकती हूँ, और कुछ गोल ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपना प्लान 50-50 रखती हूँ कि मैंने इनको 50% लीस्ट अकम्प्लिश करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर ज़रूरी है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइज करना है कुछ चीज़ों को अपने क्लिनिक से रिलेटेड। इस साल मैंने प्लान किया था कि मैं अपना सेटअप ओपन करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओपन कर लिया। इसीलिए इस तरह नेक्स्ट ईयर में रेजोल्यूशन है कि मुझे अपने डाइट प्लान को लेके, मुझे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके उस पर बड़ा स्ट्रांगली वर्कआउट करना है इस साल, क्योंकि वो मुझसे मिस आउट हुआ है। तो मैंने नेक्स्ट ईयर का ये जो 2026 का गोल ये रखा है कि मैंने बड़ा लाइक प्रॉपरली डे 1 से ये अपने डाइट प्लान को बड़ा अच्छा फॉलो करना है। सो उसके लिए मैंने रियलिस्टिक प्लान अभी से बनाना शुरू कर दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ग्रोसरी ऐसे करनी है, ये चार्ट मेरे पास होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं कि हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ गोल ऐसे होते हैं जो हमें भी लग रहा होता है बड़े अनरियलिस्टिक हैं, और हम उनके ऊपर हमारी मोटिवेशन फिर दूसरे महीने में गिरने लग जाती है। जैसे आपने कहा कि गुस्सा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी अगले साल से। अब ये वो ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ लोगों के ट्रॉमाज हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। अगर वो उन पे डीप डाउन काम नहीं करे तो डेफिनेटली वो एकदम से आप गुस्से को आप चुप करके पानी पी के बैठ जाए, ये कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपका डीप डाउन है। सो जब हम रियलिस्टिक प्लान नहीं बनाते रियलिस्टिक गोल्स के ऊपर, तो हमारी मोटिवेशन बहुत जल्दी गिरती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब हम अपने गोल्स बहुत ज़्यादा कंपैरिजन बेस रखते हैं कि अगर उसने ये कर लिया है, उसने गाड़ी ले ली है, और उस कंपैरिजन में हम अपना गोल रखते हैं, होना चाहिए लाइफ में कंपैरिजन हम करते हैं लोगों की। अगर हम चीज़ों से लेके मोटिवेशन लेते हैं तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं आपकी हिडन जेलसी आ जाती है कि इसी के पास भी हो, मेरे पास भी होनी चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो इंटेंशन जब आप उस तरह की रखते
देखते हैं तो वो आपकी आपके आपके प्लान को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो जेलसी जब आपके गोल को लेके चल रही है तो वो आपके अंदर एक नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रही है, राइट? और फिर वो चेंज हो जाती है, फिर वो गाड़ी की बजाय अगर उस इंसान ने कोई और तरक्की कर ली है तो आपकी वो जेलसी एक्टिव हो जाएगी। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी इंटेंशंस, आपकी रियलिस्टिक ग्राउंड पे प्लान, ये बहुत मैटर करते हैं आपकी मोटिवेशन को लेके चलने में। मोटिवेशन तब गिरती है जब हम देखते हैं कि ओ ये तो वो चीज हो ही नहीं रही जैसे हमने सोची थी, या मैंने एक महीना डाइट प्लान फॉलो किया, अब दूसरे महीने मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं तो पतली नहीं हो रही है, मैं तो पतला ही नहीं हो रहा, तो मोटिवेशन गिर जाएगी। मोटिवेशन को सस्टेन रखने के लिए आपको उन रियलिटी ग्राउंड्स को चेक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आपने कहा कि रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी अपने गोल्स को भी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, रियलिस्टिक अगर हो गए तो फिर तो हम जिंदगी में डॉक्टर वजिया कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आई थिंक मैनिफेस्टेशन और रियलिस्टिक अप्रोच, इसमें बड़ी एक फाइन सी लाइन है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए भी और समझना भी चाहिए कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आई बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग और फर्मली उसके ऊपर आपका जो कह लेना बिलीव होना चाहिए कि आप इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर कहते हैं जी इतनी अनरियलिस्टिक बात हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो अब इसका क्या किया जाए? अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं अपने क्लाइंट्स को बाकायदा मैनिफेस्टेशन में ट्रेन करती हूँ, उसके ऊपर हम सेशंस में प्रॉपर पे वर्क करते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको 5-10 साल पहले से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको वैसे ही अकम्प्लिश किया। मैनिफेस्टेशन, आपने बहुत प्यारी बात की कि मैनिफेस्टेशन या दुआ या नियत, ये वो चीज़ें हैं या ये वो, इनको ये तो सबसे पहले आती हैं। बिलीफ सिस्टम ग्राउंड है, बिलीफ सिस्टम ही अगर आपका शेक कर रहा है, बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, मैनिफेस्टेशन पे आपको बिलीव नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन की तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी बहुत बाद में आती है। और मतलब सबसे पहले जो चीज आती है कि आप उस चीज को लेके कितनी स्ट्रेंथ रख रहे हैं। मैं ये चीज बिलीव करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी पावर है, वो आपको फ्यूल देता है कि आपने कितना आगे जाना है। बेशक आपको चीजें आगे नजर होती है, आपको लग रहा है कि मुश्किल है, कभी आपको कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी लग रही होती हैं, बट मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं है कि आपने एक दिन की और दूसरे दिन आपने उसको चेंज कर दिया। आप उसको आप उस तरह से कर सकते हैं, उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, बट बिलीफ सिस्टम इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे गाड़ी लेनी है और आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने ये चीज माइंड में रख ली है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस, ये फिर साइकोलॉजी में इसको अफर्मेशन कहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। आप नोट करें, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी इस पर वर्क किया है, वो प्लान्स कर रहे होते हैं लेकिन वो ये डाउट के साथ प्लान्स कर रहे होते हैं कि हम कर सकेंगे क्या, ये हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं लग रहा, और आप नोट करें उनसे नहीं होता। आप जब भी किसी को गोल अचीव करते देखेंगे ना, आप सबसे पहले उसकी सेल्फ टॉक देखें कैसी है, या आप उससे बात करें तो वो कितनी प्रोडक्टिव, कितनी ज्यादा मोटिवेशनल है, या कितनी ज्यादा, जब आप अपने देखें हमारी रियलिटी क्या है, यूनिवर्स हमें क्या भेज रही होती है, जो हम मैनिफेस्ट वर्ड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। एक तो मैनिफेस्टेशन है जो आप अंदर रख रहे हैं, दूसरी मैनिफेस्टेशन है जो आप बोल रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, यार पता नहीं मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, या आप अपना ऑरा क्या क्रिएट कर रहे हैं। ऑरा बहुत मैटर करता है, और वो ही आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एनर्जी देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजिया, अब हमने इस चीज़ पे भी बात करनी है। आई बिलीव कि आपने खुद कहा कि मैनिफेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अपने आप के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पैदा करना, उस करेज को पैदा करना। आई बिलीव मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे एक क्वेश्चन पुट करूँगी कि मुझे लगता है कि जब मैं 2025 का आगाज़ हुआ तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ करना है, पॉजिटिविटी लेकर आनी है, मैंने टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना है। बट चाहते ना चाहते हुए उस पर मैंने ट्राई किया, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। उसमें एक फैक्टर मेरी अपनी भी ज़ात है, मेरी स्ट्रेंथ भी है, एंड आई बिलीव जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे हम पीयर प्रेशर भी कहते हैं, हम लोगों की उस सोसाइटी के अंदर हमें जेलन भी करना है, सर्वाइव भी करना है, ये जो सर्वाइवल मोड के लिए we have to compromise on our resolutions or maybe goals or whatever we call it, ये कैसे करें? अच्छा, आपने जैसे आपके गोल से, आपके एग्जांपल से मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूंगी ताकि ऑडियंस को ज्यादा अच्छा समझ आए। जैसे आपने कहा कि मैंने टॉक्सिक लोगों को उनसे डिस्टेंस करना है, या उनको माइनस करना है, या उनसे थोड़ा सा
अब इस गोल में लाइक अगर हम रियलिटी ग्राउंड सेट करें तो पहली चीज आ जाती है बाउंड्री, राइट। बिल्कुल सही। हम लोगों को माइनस नहीं कर सकते, हम लोगों को निकाल नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हमने बाउंड्री कैसे बनानी है। अब बाउंड्री पे कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है बनाने में, कुछ लोगों को 2 साल लग जाते हैं, सो उसमें क्या है कि अगर आपने 1 साल में इतनी अच्छी बाउंड्री नहीं बनाई और आपने ये लूज कर दिया ये गोल, अब आप ये सोचे कि मुझसे हो ही नहीं सकता, तो वो मोटिवेशन आपकी गिर गई। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं मतलब कि वो टाइम टेकिंग होते हैं, वो आहिस्ता, आप जैसे मैंने पहले ही स्टार्ट प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो 50% अचीव होते हैं 1 साल में, या 40% अचीव होते हैं। सो आपने ये माइंड में रखना है कि अच्छा मैंने 20% या 30% मैंने सक्सेसफुली लोगों के साथ ये बाउंड्री सेटिंग कर ली, और इसके लिए मैंने हेल्प, लाइक कोई थेरेपी आपने ले ली, या किसी फ्रेंड के साथ, किसी फ्रेंड से आपने हेल्प ले ली बाउंड्री सेटिंग में, कि तुमने मुझे हेल्प करनी है कि मैंने इस पर्सन से ज्यादा अटैच नहीं होना, राइट, तुमने मुझे फॉरन रियलिटी चेक देना है, राइट। या थेरेपी के थ्रू हम इसको बिल्ड करते हैं, सिखाते हैं, प्रॉपर ट्रेन करते हैं क्लाइंट्स को। सो उसमें क्या है, आपने उन रियलिटी सेटिंग कर ली, राइट, रियलिटी ग्राउंड सेटिंग कर ली। अब उसको आप आहिस्ता आहिस्ता अचीव करती जाएंगी, और बाय द लाइक 2 years आफ्टर 3 years आप प्रॉपरली लाइक उस पर्सनालिटी में एंटर हो जाएंगी, या उस जो आप चाह रही थी बनना। लाइक मैंने अपनी बाउंड्री सेटिंग में ऑलमोस्ट 3 से 4 years दी हैं, राइट। सो इट टेक्स टाइम, जब हमारे बचपन कितनी चीजें हाँ, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये सारी चीज़ें हमारी फितरत का हिस्सा होती हैं, कि हम लोगों को आदत ही नहीं बचपन से डाली गई होती। अब फितरत को चेंज करना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इंसान की फितरत ही बदलती, कुछ कहते हैं कि बदल जाती है अगर आप उस पर वर्किंग करें। ये भी एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई बात है समहाउ, कि जी फितरत बदलती है नहीं बदलती, क्योंकि एक चीज़ बचपन से जब हमने सीखी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है, अब मुझे लगता है वो टाइम आपकी आदतें भी पुख्ता हो जाती हैं समहाउ। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ चीजों को हम ये भी नहीं समझ पाते कि क्या ये हमारी आदत है या ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया है ट्रॉमा को लेने के बाद, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, टफ एक्सपीरियंसेस, उनके बाद हमारा वो सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया है। लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू, बीइंग अ थेरेपिस्ट, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट ना होती तो शायद मैं भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि यस इट्स पॉसिबल, लेकिन इसके लिए हमें खुद पे वर्क करना पड़ता है, हमारी अपनी ज़रा डेंटिंग पेंटिंग हमें करनी पड़ती है, और वो चीज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। कुछ लोगों को कुछ मंथ्स लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं, लेकिन वो चीज़ जब आप अचीव कर लेते हैं, हमेशा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ना आपको एक चीज जरूर ऐड करनी चाहिए कि मैं अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पे काम करूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं हासिल कर पाते क्योंकि हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया नहीं होता उनको कंप्लीट करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वो हम उनको बहुत शुरू में ही हम कह देते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज है जो हमें मोटिवेट नहीं कर रही, हमारे अंदर क्या वीकनेस है जो हमें आगे नहीं जाने दे रही। सो ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं, जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाए जाते हैं या हमारे सीबीटी के पार्ट का हिस्सा होते हैं, हम क्लाइंट्स को भी सिखाते हैं कि उस पर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब डॉक्टर वजिया हमें ये बताएं कि जिन लोगों ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचे हुए हैं कि अच्छा अब हमने नए साल में, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की, वेट लॉस है, हमारी लाइफ जर्नी है, करियर को लेके कोई चीज़ें सोची हुई हमने, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देंगी कि उन रेजोल्यूशंस पे स्टिक करना, उनको अकम्प्लिश करने के लिए एफर्ट पुट करना, अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करना, ये सारी चीज़ें हम कैसे करें? डे टू डे, लाइक इसके लिए आप डेली अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराते रहे कि आई कैन डू दिस। और सेकंड चीज, इस क्वेश्चन का आंसर दे कि मैं ये करना क्यों चाह रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा मुझे, और उस फायदे को डेली याद रखिए, उस पर्पस को। जैसे डाइट है तो मैं अपने आप को स्लिम देखना चाह रहा हूँ या हेल्दी देखना चाह रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि सारी बीमारियां, जैसे मैंने डाइट प्लान इसलिए रखा क्योंकि मैंने देखा कि इम्यूनिटी हमारी वैसे इतनी वीक हो रही है, बीमारियां वैसे इतनी फैल रही हैं, तो डाइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी डाइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे लिए वो पतला होना और वो चीज गोल नहीं था, हेल्दी लाइफस्टाइल मेरा गोल था कि मैंने इसको मेंटेन करना है। सो ये आप ये ज़हन में रखें कि आप उस क्या पर्पस वो आपको सर्व करेगी फ्यूचर में। और थर्डली, आप उसको रोजमर्रा डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ में उसको रियलिटी का पार्ट बनाएं। सो जब आप डेली अपने आप को देखेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली उसको अचीव कर रहा हूँ, तो आप अपनी मोटिवेशन को लूज नहीं करेंगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी लाइफ में गोल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें पर्पस सर्व करते हैं। विदाउट पर्पस लाइफ इज मीनिंगलेस।
और आप बहुत ज्यादा फिर नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं जब आपकी लाइफ मीनिंगलेस होती है। सो गोल्स को अपनी लाइफ में हमेशा इंट्रोड्यूस करते रहे, नए नए गोल्स के प्लान करते रहे, ताकि आपके अंदर वो स्पार्क रहे, एनर्जी रहे, और आप एक पॉजिटिव इंसान बन के जिंदगी गुजारें। अच्छा, ये गोल्स ये सिर्फ हम स्टक रहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन तक, या न्यू ईयर पे आके जो हमारे गोल्स होते हैं, बाकी साल तो फिर हमारे गोल्स वो पुराने वाले भी नहीं रहते और नए वाले भी बिल्कुल ही रह जाते हैं ना, कि हमने सोचा होता है क्या करना है। हाँ, इसलिए मैंने मेंशन किया मिला कि डेली अपने अंदर वो चीज रखें। लाइक ह्यूमन जो है ना, इंसान का जो ब्रेन है ना, वो ऐसा है कि उसको डेली पॉलिश की जरूरत होती है। हम समझते हैं कि साल में एक दफा पॉलिश कर दिया और फिर हम उसको डेली आपने उस थॉट प्रोसेस को आपने क्लीन रखना है, प्योरीफाई करना है, ताकि आप एज अ ह्यूमन ऐसे चैलेंजिंग जो हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें सरवाइव कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब ये इस टॉपिक से थोड़ा हट के सवाल है, ये जो विंटर्स में, मैं कल किसी जगह पे बैठी हुई थी और ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं ये सवाल आपसे करती हूँ क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये जो इस वेदर के अंदर एक डाउन फैक्टर होता है, यानी डाउनर आता है बहुत सारे लोगों को, डिप्रेसिंग होता है बहुत सारे लोग फॉर नो रीज़न। आपकी ज़िंदगी में अगर सब भी ठीक है तब भी आप डाउनर का शिकार हैं, क्यों? ये क्यों होता है? अच्छा, इसमें ना अगर रिसर्च देखिए तो उसमें एक तो कुछ लोगों की जेनेटिकल भी हमने ऑब्जर्व किए हैं, रिसर्च में भी इस पे पब्लिश हुई हुई है, लेकिन एक और मेनली मैं ऐड करूंगी सनलाइट की ड्यूरेशन कम होती है, और अक्सर लोग उठते ही लेट हैं, राइट, और वो सनलाइट को प्रॉपर ले भी नहीं पाते। सनलाइट डायरेक्ट हमारे मूड को इम्पैक्ट करती है और हमारी बॉडी की एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। और जब वो शाम का टाइम वैसे ही वो ग्लूमी सा और आप थोड़ा सा सैडनेस की तरफ चले जाते हैं, और 5-6 बजे के बाद वैसे ही अंधेरा हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि उसके बाद फिर नाइट टाइम भी जो रात की रूटीन है वो भी लंबी हो जाती है, नाइट टाइम भी वो ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग कर जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये चीज ऐड करूंगी, मैंने भी इस चीज को प्रैक्टिस में रखा है कि आप सनलाइट जरूर लें। उससे क्या होता है कि आप जब डे टाइम, कुछ लोग करते ही रात को काम है तो वो सनलाइट देखते ही नहीं है, राइट, और अगर आपका ऑनलाइन काम है और अमेरिकन सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं और आप 6 बजे आपके दिन स्टार्ट होता है, तो फिर तो आपने बिल्कुल ही सनलाइट नहीं देखी। तो मैं मेंशन करूंगी कि आप सनलाइट जितना लेंगे उससे क्या होगा कि आपका मूड बेहतर रहेगा। और उसमें दूसरी चीज ये है कि आप अपनी डाइट रूटीन को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि हम इसमें फूड इनटेक भी बहुत ज्यादा इस तरह से कर लेते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी को और हमारे मूड को भी इफेक्ट करती है। सो ये 2 चीजें हैं। और तीसरी चीज है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि 6-7 बजे के बाद हम कोई ऐसे सीजन देखना शुरू कर देते हैं, मूवीज या ऐसे ड्रामा जो ऑलरेडी हमें डिप्रेस कर देते हैं, जो डिप्रेस मूड को ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं, डाउन ट्रिगर कर देते हैं। सो आप मेक श्योर करें कि इस तरह के लाइक मौसम में आप ऐसी चीजों को अवॉइड करें, ऐसे खानों को, ऐसी वीडियोस को जो आपको ट्रिगर करते हैं। उससे क्या है कि जब आप कोशिश करेंगे, आप इन चीजों को प्रैक्टिस करके देखें, एंड देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी कि आपको चेंज फील हुआ है कि नहीं। बस सही हो गया, ये मैंने प्रैक्टिस करी, क्योंकि आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि वही बात है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, सॉर्ट ऑफ वेरी डिप्रेसिंग कि क्या हो रहा है, रात हो गई, अब क्या करेंगे, ऐसे लगता है इतना लंबा टाइम आप फारिग बैठे हुए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। डॉक्टर वजिया जफर हमारे साथ मौजूद थी। आज मैंने अपनी एक जो थेरेपी है वो भी ऑन एयर बैठ के ले लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करी हूँ, लेकिन आई बिलीव जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के हवाले से डॉक्टर वजिया ने पॉइंट आउट किया है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, हम कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर हमें ये रिमाइंड खुद को कराना है कि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, हमने इसको कैसे कंप्लीट करना है। 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, डिपेंड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है, पाकिस्तान के साहिली इलाकों में जहां पे हम माहीगीरों का एक नया मगर ख़तरनाक रुझान जिसके हवाले से ऑब्जर्वेशन आई है, जिसे लाइट फिशिंग कहा जाता है। लाइट फिशिंग जी ताकतवर बीम लाइट्स के ज़रिए मछलियों को मुतवज्जे करके एक ही वक्त में पूरे झुंड को जाल में समेट लिया जाता है,
जिससे कम वक्त में एक गैर मामूली मिकदार में शिकार मुमकिन हो जाता है। माहीगीर इसे मजबूरी करार देते हैं क्योंकि उनके बकौल समंदर में मछली कम हो चुकी है, जबकि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर यही तरीका समंदरी वसाइल की असल तबाही की वजह है। आदादो शुमार के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में हज़ारों कश्तियाँ ये तरीका अपना चुकी हैं, जिसके नतीजे में छोटी मछलियाँ, नापुख्ता अनवा और हत्ता के नायाब समंदरी जानदार भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या हमारे समंदर में सिर्फ चंद बरसों में ये खाली तो नहीं हो जाएंगे। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाइट फ़िशिंग का एक आइडिया और कॉन्सेप्ट जिसे बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है माहीगीरों की जानिब से, ये कितना ख़तरनाक है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मोहम्मद मौज़म ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल एडवाइज़र WWF पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें थोड़ा सा ये लाइट फ़िशिंग के हवाले से बताइएगा कि जो अभी मैंने भी बात की है, आप इसको अगर थोड़ा फर्दर एलेबरेट कर सकें हमारे देखने वालों के लिए। शुक्रिया बहुत। ऐसा है कि थोड़ा सा मैं तारीखी तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी, मुर्गियों की इंडस्ट्री, ये 1967 में PIA शेवर ने इस्टेब्लिश की थी और उसके बाद ये इंडस्ट्री मुल्क भर में फैल गई। तो उसके लिए फिश मील की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एक बुनियादी खुराक है इस किस्म की मुर्गियों के लिए। तो उसके लिए मछलियों की सप्लाई के लिए उस वक्त के माहीगीरों ने एक टेक्निक इस्तेमाल की जो बेसिकली बांग्लादेश से हासिल की गई थी, जिसे ये कतरा नेट कहते हैं। ये मछली का एक जाल ऐसा होता है कि जो मछली के होल के किनारे पे डाल दिया जाता है। इसके लिए कश्तियों को मॉडिफाई कर लिया गया, जो कि हमारे जो कश्ती बनाने वाले हैं उनकी आला जो सलाहियतें हैं उनका एक बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने अपनी कश्तियों को एडजस्ट कर दिया। ये सिलसिला जारी रहा और तकरीबन इसमें 2000 से ज़्यादा कश्तियाँ इस काम में मौजूद हैं, जो कि हज़ारों टन मछलियाँ पकड़ती हैं पूरे साल। और ये ज़्यादातर दिन में पकड़ती थी। वो मछली का होल जब नज़र आता था तो उसके गिर्द ये जाल डाल के ये तमाम चीज़ों को उठा लेते। इस मेथड को टेक्निकली सीन फिशिंग कहते हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले इन्होंने इसमें एक तब्दीली की। पहली तब्दीली ये थी कि इसके अंदर विंच या समझ लीजिए कि करेन या चरखी लगा दी, जिसके जरिए जाल को खींचा जा सकता है। इस तरह कश्तियों की ताकत 3 गुना बढ़ गई। तो यानी अगर हमारे पास 2000 कश्तियां थी तो अब 6000 कश्तियों के बराबर हम पकड़ने लगे। एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ। सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस माहीगीरी के तरीके को 1986 में कानूनी तौर पे बंद कर दिया कि इसको नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1996 में 10 साल के बाद इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ सिंध के इंडस डेल्टा के क्रीक्स में थी। लेकिन गुज़िश्ता इसी साल से 2025 में मार्च से सिंध गवर्नमेंट ने भी इस जाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद गुज़िश्ता साल से माहीगीरों ने अपने जाल में ये तब्दीली की कि कश्ती के साथ एक छोटी कश्ती होती है जिसे स्किफ कहते हैं, जिस पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई होती हैं, जो कि आप जो क्लिप चल रही है उसमें देख भी सकते हैं। और इस लाइट के जरिए क्योंकि जो सार्डीन्स और दूसरी मछलियाँ होती हैं ये फोटोटेक्टिक होती हैं, धूप की रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होकर आती हैं। तो ये महीने में तकरीबन 15 दिन, जिस ज़माने में चांद की रोशनी कम होती है, ये मछलियों के होल को घेरते हैं और उससे फिर हज़ारों टन एक दिन में पकड़ लेते हैं। यानी एक एक कश्ती जो है 100 टन 50 टन पकड़ती है। तो इस तरह हमारे रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरह से ज़या हो रहा है। और ये तरीका, और फिर वो जो बकिया 15 दिन होते हैं उसमें दिन के वक्त शिकार करते हैं। तो मतलब शिकार में बहुत बुरा इजाफा हुआ है। और ये दुनिया में लाइट फिशिंग अक्सर मुल्कों में पाबंदी है। पाकिस्तान भी IOTC का मेंबर है। खुले समंदर में उस कानून के तहत हम पर पाबंदी है, लेकिन ये किनारों के रिसोर्सेज की जो गुज़िश्ता 3 सालों में तबाही हुई है और इसके लिए कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में इसको मुकम्मल तौर पर पाबंद करना बहुत ज़रूरी है। WWF पाकिस्तान जो है इस बात में कोशिश कर रहा है कि ये जो मछली का शिकार है इस पर कानूनी पाबंदी लगा जाए ताकि लाइट फिशिंग ना हो सके और हमारे रिसोर्सेज महफूज रह सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौज़ूम खान साहब, ये तो पाबंदी लगी है, बट ये जो आइडिया अगर इंटरनेशनली प्रैक्टिस करने पे पाबंदी है या इसके हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमारे यहाँ अब ये क्यों इस तरह से प्रैक्टिस हो रहा है? इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा कि माहीगीरों को डिस्करेज किया जाए? क्योंकि अभी आप जैसे ख़ुद भी मेंशन कर रहे हैं कि इससे रिसोर्सेज का एक बड़े पैमाने के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। और फिर वही मेरा सवाल एक और भी है इसमें कि अगर ये एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ पकड़ रहे हैं
तो वो सवाल तो यही है कि ज़ाहिर है डे टू डे एक्टिविटी और एकदम से एक सारी चीज़ का होना उसकी दीगर एस्पेक्ट्स पे भी क्वेश्चन रेस करता है। ऐसा है कि जो समुद्र में मॉनिटरिंग ज़रा सा एक डिफ़िकल्ट काम है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिंध और बलूचिस्तान और फेडरल वाटर्स में इस जाल के इस्तेमाल पे मुकम्मल पाबंदी है। तो चाहे वो लाइट इस्तेमाल करें या ना करें, उस पर पाबंदी है। इम्प्लीमेंट कराना समुद्र में ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर इदारे चाहें तो ये मुकम्मल तौर पे हो सकता है। इसमें लाइट फिशिंग को कानूनी तौर पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लिहाजा उस पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है, ताकि अगर जाल पे पाबंदी तो है लेकिन इस मेथड पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस मेथड से तमाम रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि इसके लिए नया कानून बनाया जाए ताकि लाइट फिशिंग पर पाबंदी हो जाए। और हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी कुछ इलाकों में तो पाबंदी है लाइट फिशिंग पे, कुछ जहाँ नहीं है वहाँ पर बाकायदा उस पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्योंकि अगर हम उसको पाबंदी लाइट पे नहीं लगाते हैं तो वो दूसरे मेथड से लाइट को लगा के मछलियाँ पकड़ने का काम करते रहेंगे, लिहाजा लाइट फिशिंग पे पाबंदी होनी चाहिए। खैर, इस जाल पर पाबंदी वैसे ही मुकम्मल तौर पर है, तो अगर हम सही तरह से इस पर इम्प्लीमेंट करें तो हम उनके रिसोर्सेज को महफूज रख सकते हैं और आइंदा नस्लों के लिए हम इंशाल्लाह ऐसा अच्छा समुद्र छोड़ के जाएंगे ताकि वो लोग उससे एंजॉय कर सकें। मौज़ूम खान साहब, तो इन द एंड मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है कि एक हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड करना इन समंदरी मखलूक़ात के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़ाहिर है एट द सेम टाइम हम जहाँ पे ये माहीगीरी और इसका भी जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं या कौन से ऐसे सिस्टम में हम जो कह लें एक फ्लॉ समझ रहे हैं जिसकी वजह से जो समंदरी मखलूक़ात हैं उनके लिए चैलेंजिंग, उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, उनकी जैसे हमने कहा कि वसाइल की कमी से लेकर उनका एक अच्छा समंदर अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ना, कुछ ऐसी गलतियां जिनको हमें फौरी तौर पे बंद करने की ज़रूरत है? ऐसा है कि पहली बात तो ये देखिए कि इसमें 1 मिलियन तकरीबन 10 लाख इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग एम्प्लॉय हैं। उनकी ग़िज़ा, उनका खाना, उनका रोज़गार इसी पे मबनी है। लिहाजा सिर्फ वो मेथड जिनसे माहौल को कम नुकसान पहुंचता है और उससे आमदनी भी होती रहे, अगर हम उसको प्रमोट करें, और इससे बढ़कर अगर हम जो फिश फार्मिंग है, श्रिम्प फार्मिंग है समुद्र के किनारे, अगर हम उस पर तवज्जो दें और उसको बहुत तेज़ी से स्टार्ट करें तो समुद्र के माहौल से, जो कुदरती माहौल से मछली पकड़ी जाती है, उनकी तादाद में कमी आ सकती है। तो ये वाहिद और सबसे क्विक मेथड है। इसके लिए हमें सबसे पहले समुद्र के किनारे का इलाका में उसमें हमने वो एरिया आइडेंटिफाई करने जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग होगी, क्योंकि ये पीस मील में नहीं हो सकता है कि हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक जगह पे 2 जगह पर, तो हमें क्लस्टर बनाने पड़ेंगे जहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग करनी पड़ेगी। फिर सस्टेनेबल जो फिशिंग है उसको तो जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जाहिर है कि लाइवलीहुड है, लेकिन चूँकि माहीगीरों की डिपेंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज पर कम करने के लिए आर्टिफिशियल मछलियों को प्रोड्यूस करने से उनकी आमदनी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को रॉ मटेरियल मिलता रहेगा जिसको प्रोसेस करके हम अपना ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। तो गुज़िश्ता 10 सालों की कोशिश के बावजूद भी हम 400 और $450 मिलियन US से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सके। अगर हमको इसको बूस्ट करना है तो सस्टेनेबल मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे और श्रिम्प फार्मिंग और फिश फार्मिंग को समुद्र में स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क में ज़रिए मुबादला में इजाफा हो सकता है और माहीगीरी की सनत इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मौज़ूम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। मौज़ूम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। लाइट फिशिंग के हवाले से इसको डिस्करेज करना और इसके ऊपर पाबंदी लगाना कितना ज़रूरी है ताकि जो समंदरी वसाइल हैं उनका ज़िया रोका जा सके। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आजकल के दौर में नींद की जो कमी है एक आम मसला बन चुकी है। जहनी दबाव हो, मुसलसल
स्क्रीन का इस्तेमाल हो, फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर आपकी जो बैलेंस आउट है आपके लाइफस्टाइल में, ये वो वजूहात हैं जो अच्छी और पुरसकून नींद को कम करने या हमसे दूर कर देती है। हिकमत के मुताबिक जी, जब जहन मुसलसल दबाव में रहे, असाब कमज़ोर हों और यही कमज़ोरी आपकी नींद की बेतरतीबी का भी सबब बनती है। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस नींद को कैसे मुतासर करता है, नींद पूरी ना होने के नुकसानात क्या हैं, और कुदरती तरीक़ों से, ग़िज़ाओं से और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या रोज़मर्रा जो आपकी आदत हैं उससे आप पुरसकून नींद कैसे बहाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हकीम सरदार धर्म सिंह मौजूद हैं। माहिर तिब हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हिकमत के मुताबिक हम नींद की कमी या इसके हवाले से बात करें तो सेहत मंद ज़िंदगी के लिए क्यों बुनियाद इसको समझा जाता है, और अगर ये नहीं होती तो उसके क्या नुकसान हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी पब्लिक न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने शो में बुला लिया। दूसरा जो आपने सवाल किया, एक बड़ा अहम सवाल है कि इंसान का सुकून जो आजकल हमारे बुनियादी जो वजूहात है, कुछ तो हमारे मुआशरे में आजकल टेंशनों की कोई कमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरे नंबर पे जो बात है, आजकल हमारी खुराकें वो खुराकें नहीं हैं जो पहले होती थी। देसी खुराकें, हर चीज़ में हमारी आजकल तकरीबन मिलावट चल रही है। दूसरे नंबर पे आजकल एक जो एक्स्ट्रा जो हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम आई हुई है, ये है हमारा सोशल मीडिया या मोबाइल स्क्रीन। इसको हम अपनी लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारे सिर्फ दिमाग पे और बकाया फ़िज़ीक पे, बकाया मसल्स पे और बकाया पट्ठों पे, तकरीबन ओवरऑल हमारे बॉडी पे उसके तासुरात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेख्वाबी भी हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी बेख्वाबी हो रही है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, और निज़ाम हिकमत में अगर हम इसकी बात करें तो क्या रीज़न है? बिल्कुल, इसकी एक वजह, मेजर वजह और भी है। जब हम खुराक का हमारा शेड्यूल नहीं है, जिस तरह ज़्यादातर आजकल हमारे माशरे में ज़्यादा फोकस किया जाता है जंक्स फूड पे या स्ट्रीट फूड्स पे या फास्ट फूड पे, और रात को हमने वो खाने खा के और फौरी सो जाना है, उसके लिए हम कोई चहलकदमी भी फोकस नहीं करते हैं। उसके लिए हम कोई ये डाइट नहीं देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कितनी लिमिट में खानी चाहिए, लेकिन हमारे ज़बान को एक चीज़ जब अच्छी लगे तो हम उस चीज़ को खाते रहते हैं और घर आके फौरी बग़ैर किसी एक्सरसाइज, बग़ैर किसी वॉक हम सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैदा तो हमारा डिस्टर्ब रहता ही रहता है और हमारे दिमाग को किसी भी सूरत में सुकून नहीं हो सकता। रात को अगर हम सोते भी हैं तो दिमाग हमारा जागता रहेगा और बेसुकूनी रहती रहेगी। अच्छा, ये तो ठीक है कि ये सब हो रहा है, लेकिन बेख्वाबी का जो मसला है वो ज़्यादा क्यों देखा जाता है? क्या इसका ताल्लुक़ हमारी सिर्फ डाइट से है, रोज़ाना सोने की रूटीन से है, क्या इसका कनेक्शन है इसमें? एक तो ये कि सबसे पहले जो इसका तरीक़ाकार है ख़ुराक, पहले भी मैंने कह दिया। दूसरे नंबर पे हमें हर इंसान को कम से कम 8 घंटे सुकून की नींद लेनी चाहिए। अगर आज हमारा टाइम है रात को 9 बजे सोना, कल हम सोएंगे 1 बजे, परसों हम सोएंगे फिर 9 बजे, फिर 3 बजे, इस तरह टाइम हमारा एक नहीं है। और हमारे हर इंसान को, हर जिंदा इंसान को, हर इंसान को 8 घंटे नींद लेने की, सुकून की नींद की ज़रूरत है। सोना नहीं, सोने की ज़रूरत है। उसकी वजह से हमारा जो दिमाग है और हमारा जो फिज़ीक है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आसाब या आपने मेंटल पीस की बात की है, उस जहन को पुरसकून रखने के लिए हिकमत में कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं या कुदरती अज्जा हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके सारे पैटर्न्स ठीक हो जाए? एक तो इस पे हमने ये फोकस करना चाहिए कि खाना जब भी हम खाते हैं कम खाना चाहिए, और खाने के साथ साथ हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। कम से कम दिन में 8-10 गिलास पानी तो होना ही चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम जड़ी बूटियों के इलाज की तरफ आ जाएं, इसके लिए एक चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं चोटी चंदन। चोटी चंदन को ग्राइंड करके उसका सफ़ू बनाना है, बिल्कुल बारीक करके, और उसकी या कैप्सूल्स की शक्ल में या किसी वैसे टीस्पून के साथ वो सुबह शाम अगर नीम गर्म एक कप दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत भी मिल सकता है और हमें सुकून भी मिल सकता है। लेकिन शर्त फिर वो ये है कि हम अपनी रूटीन को और अपने खाने पीने का जो सर्किट है वो अपने सर्कल के अंदर रखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हिकमत के मुताबिक आपके खाने पीने, सोने जागने, रोज़मर्रा आदत में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो बेहतर हो सके? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है।
एक तो ये कि हमें अगर आज सुबह नाश्ता किया 9 बजे तो कल भी 9 बजे ही करना चाहिए। अगर आज हमने दोपहर का खाना 3 बजे खाना खाया तो 3 बजे ही खाना चाहिए, मतलब टाइम हमें एक फ़िक्स रखना चाहिए। और दूसरी मेजर वजह यही है कि रात को खाने में और सोने में हमें कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा ज़रूरी है। जब हम 3 घंटे का वक्फ़ा रखेंगे तो जो खाना हमने खा लिया वो खाना हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए तो वो खाने ने हमारे बॉडी को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम जो हमें बॉडी की ज़रूरत हमारी है वो पूरी हो गई है, और ऑटोमेटिकली इंसान को उस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। जब इंसान को खाने पीने की अफादियत मिल जाए तो बॉडी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हिकमत में बेख्वाबी का जो इलाज है इसको वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल हल के तौर के ऊपर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता। अगर हमें बेख्वाबी हमें रेगुलर आ जाए तो ये इंसान का मेंटली लेवल डिस्टर्ब हो सकता है। यही बात दोबारा आ जाती है कि हमें अपने खाने पीने का लेवल, ज़्यादातर आजकल हमारे माशरे में ज़्यादा घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ सकते हैं। हम जंक्स फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हमारे माशरे में आजकल इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि जंक्स फूड जो है कि वो मेहमान आ जाएँ उसको एक अच्छी मेहमान नवाजी को देखने के लिए कोई पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कोई बर्गर खिला देते हैं जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर हम अपने खाने पीने को एक डिसिप्लिन के अंदर रखें तो इन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं है, एक ऑटोमेटिकली ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम आ सकते हैं। अच्छा, हमने सेगमेंट के आगाज़ में मोबाइल, स्क्रीन टाइम, सारी चीज़ों पे बात की थी कि जो आपकी रूटीन भी बड़ी ख़राब होती है, किस तरह देखती है हिकमत इसको? मोबाइल के इस्तेमाल की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी बीमारी आजकल आई हुई है जिसका रोकथाम नहीं है। क्योंकि पहले तो था एक बटन वाला मोबाइल लोग रखते थे, फिर स्क्रीन वाले टच मोबाइल पे आ गए, आजकल एक बंदे ने 3 रखे हुए। और कारोबार, मोबाइल हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत सारी मुश्किलात मोबाइल ने आसान भी कर ली है, लेकिन जहाँ पे आसानी है वहाँ पे मुश्किलात भी बना दी हैं। वजह ये है कि हम उसको अपनी ज़रूरत के तहत नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम बेतुका इस्तेमाल करते हैं। रात को मोस्टली लोग सोते होते हैं कंबल में, कोई टिकटॉक पे लगा होता है, कोई फेसबुक पे लगा होता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा होता है। कारोबार करना तो चलो एक मजबूरी है, एक ऑनलाइन कारोबार है, बिज़नेस है, कोई गूगल पे कोई चीज़ देखनी है, कोई रिसर्च करना है, वो तो एक ज़रूरी है। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा असरात जो है, ये जो 35, 40, 50 साल के बंदे ये तो फिर भी थोड़े से सर्वाइव करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पनीरी है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह इस चीज़ को महसूस करता हूँ। अच्छा, इन द एंड मेरा सवाल है कि किन जो अलामात हैं या इनफैक्ट कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हिकमत के मुताबिक नींद लाने, जहन को सुकून देने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? जी, इसमें इस तरह है कि ज़्यादातर हमें चाहिए कि फ़्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमें, क्योंकि सारे फ्रूट जो है ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर फ्रूट में जिंक और आयरन और कैल्शियम, साथ में दूध की अगर बात की जाए, दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल हमारे माशरे में वो दूध है नहीं जो हम पीना चाहते हैं। और जो दूध का है, कलर का तो दूध होता है। तो सब्ज़ियाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा मटन या देसी चिकन खा सकते हैं तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन डेली रूटीन में मीट खाना भी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड किन अलामात पर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प या हकीम से कंसल्ट करना चाहिए और किन सूरतों में ख़ुद इलाज से परहेज़ करना चाहिए? इसकी तो बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि बॉडी में तो एक बीमारी थोड़ी होती है जो इंसान उसको पकड़ ले। इंसान की कोई भी बीमारी हो तो हकीम या डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगा, और कैफियत के मुताबिक इंसान उस डॉक्टर को ढूंढ लेता है। हर डॉक्टर का अपना शोबा होता है कि ये मुझे तकलीफ़ क्या है, और ये तकलीफ़ कौन सा डॉक्टर इसको देखता है, कौन सा डॉक्टर इसमें माहिर है, जिसके पास मैं जाऊँ और अपने मामलात को डिस्कस करना, और जिससे मुझे सेहत में बेहतरी महसूस हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और नींद के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से, अपने जो पैटर्न्स हैं उसके हवाले से हमें गाइडेंस दीजिए। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम याद करेंगे सुरों की मलका तरन्नुम नूर जहाँ को, जिनको इस जहान से रुखसत हुए 25 बरस बीत चुके हैं। गुलकारी हो, अदाकारी हो, इसमें उनका कोई सानी नहीं है। लाहौर से अबीरा अनवर की रिपोर्ट देखें।
मलकाए तरन्नुम नूरजहां, जिनके गाए हुए नगमे आज भी सदाबहार हैं। असल नाम अल्लाह वसाई 21 सितंबर 1926 को कसूर के एक मौसीकार घराने में पैदा हुई। सिर्फ 9 बरस की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द एक कामयाब चाइल्ड स्टार बन गईं। 1935 से शुरू होने वाला ये सफर क़याम पाकिस्तान के बाद भी शान शौकत के साथ जारी रहा। 1965 की जंग में नूरजहां की आवाज कौम की हिम्मत और हौसला बन गई। लाल हवेली, अनमोल घड़ी, बड़ी माँ, नादान और क़याम पाकिस्तान के बाद चनवे, दुबट्टा, इंतजार समेत मुतअद्दिद यादगार अदाकारी छोड़कर हमेशा के लिए गुलकारी से नाता जोड़ लिया। दस 10,000 से जायद गीत, मुझसे पहली सी मोहब्बत से लेकर चांदनी रातें और सानू नहर वाले पुल ते बुला के हर गीत एक दास्तान बन गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट एजाज तो मिले, मगर असल इनाम अवाम की मोहब्बत थी। 23 दिसंबर 2000 को ये आवाज खामोश हुई, मगर मलका तरन्नुम अपने गीतों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अबीरा अनवर, पब्लिक न्यूज, लाहौर। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको लाहौर के एक तारीखी बाग, जिसे नासिर बाग भी कहा जाता है, वहाँ लिए चलेंगे। इसमें वाक़ई बैरक्स म्यूज़ियम में जी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन जो तहजीब है गंधारा, इससे ताल्लुक़ रखने वाले 8 पीसेस की नुमाइश शुरू हो चुकी है। आज के ये पीसेस और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मज़ीद आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, बता रहे हैं लाहौर से जाबिर वकास। जी जाबिर, बताइएगा। जी, इस वक्त हम नासिर बाग लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पर गंधारा तहज़ीब जो कि बरसगीर की सदियों पुरानी जो है वो कई 100 साल पुरानी और कई सदियों पुरानी जो है वो एक तहज़ीब है, जो कि यहाँ पर उसके हवाले से उससे रेलिवेंट ऐसे जो यहाँ पे जो आर्ट के नमूने रखे गए हैं जो कि उस तहज़ीब से और आज के दौर में उसकी क्या रेलिवेंसी है, क्या उसका ताल्लुक़ है कि लोग जो आज तर्ज़ अमल ज़िंदगी का गुजार रहे हैं, तर्ज़ ज़िंदगी, उससे क्या ताल्लुक़ पैदा होता है। इस हवाले से एक आर्ट एग्जीबिशन का इख्तिमाम किया गया है। हमारे साथ इसी तंजीम के जो इन्होंने ये आर्ट एग्जीबिशन का इख्तिमाम किया है उनके CEO महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक है आप? मुझे ये बताइएगा कि आज जो हम यहाँ पर मुख्तलिफ नमूने देखेंगे ये किस तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और क्या आज हम देखना पाएंगे? बेसिकली जी हम इस नुमाइश के ज़रिए गंधारा सिविलाइजेशन जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में मकबूल है और जो दुनिया की दूसरी पुरानी सिविलाइजेशन है उसको ले जाना चाहते हैं गंधारा में होने वाले इस वक्त कंटेम्प्रेरी आर्ट के ज़रिए। ये तमाम स्कल्पचर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं ये मेरे स्केच करदा हैं और ये जो फॉर्म्स बनाई गई हैं इनको हाथ से चिज़ल करके क्राफ्ट्समैन ने बनाई हैं। टैक्सला जो आज कहा जाता है जिसको, जो एक ज़माने में गंधारा सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे बुद्धा भी मौजूद रह चुके हैं, इसलिए ये वही लोग हैं जो आज से कई 100 साल पहले बल्कि कई हज़ार साल पहले बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाते रहे हैं जो टैक्सला म्यूज़ियम और लाहौर म्यूज़ियम में मौजूद हैं। बट आज हम इन कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और ये नुमाइश हमारा इरादा है इंशाल्लाह के लाहौर है अभी, और इसके बाद लंदन जाएगी और उसके बाद पेरिस जाएगी।
जी बिल्कुल, इस आर्ट म्यूज़ियम में हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये गंदारा तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले जो आर्ट के नमूने हैं वो यहाँ पर आज के इस दौर में मुख्तलिफ़ कारीगरों को साथ मिलाकर जो मार्बल और चीनी के जिसे हम बर्तन कहते हैं उसका एक मिश्रण है जिसको मिला के इन नमूनों को बनाया गया है। गो कि ये आज के आपको उन बर्तनों की तरह लगेंगे जो घरों में इस्तेमाल होते थे या पुराने खानवादों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये ताल्लुक़ रखते हैं असल में गंदारा तहज़ीब के उन अफराद से जो तब ज़िंदगी जीते थे और अपना तर्ज़ अमल ज़िंदगी का ऐसे गुजारते थे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उनके ज़ेर इस्तेमाल रही थी और उसी से ताल्लुक़ रखने वाली ये चीज़ें हैं जो कि इस एग्ज़िबिशन में रखे गए हैं। ये एक प्याला नुमा एक चीज़ है जिसे हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में अगर इससे ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ है तो हमारे घरों में किचन के अंदर इस तरह का अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो उसको पहला ख्याल यही आता है कि शायद ये मसाले कूटने वाली जो एक बाउल होता है जिसे अमूमी तौर पर पंजाबी में कुंडी डंडा भी कहा जाता है, ये उससे रेलिवेंस एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन इसके बहुत सारे इस्तेमाल जो है वो उस तहज़ीब में होते होंगे। जी बिल्कुल, इस आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए मेंबर सूबाई असम्बली आमना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन के नमूनों को देखा है, तहज़ीब के साथ जुड़ना और ऐसी तहज़ीब जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी तहज़ीब हो, कैसा लगा? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि हम जहाँ दुनिया आगे जा रही है उसमें जो हमारे पुराने फ़न हैं, जो इस तरह की सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन है, उसको रिवाइव करने का जो यहाँ पे काम किया गया और जो अच्छी बात यह है कि उसको एक मॉडर्न टच के साथ रिवाइव किया जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुल। और जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो डिज़ाइन और जो स्टोन वर्क को कंबाइन किया है, आई थिंक दैट हैज़ बीन डन वेरी नाइसली। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो काविश है उसको मज़ीद किस प्लेटफॉर्म तक जाना चाहिए ताकि इससे दुनिया देखे कि एक दूसरी बड़ी तहज़ीब का जो आर्ट वर्क है ये किस तरह से सराहा जाना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट काम है और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ पंजाब गवर्नमेंट को भी और PHA को ख़ास कर, और PHA के बाद सर इमरान अहमद को, जिन्होंने ये गैलरी बनाई, क्योंकि ये एक्चुअल बैरिक्स थी पहले। इसको उन्होंने गैलरी और आर्ट म्यूज़ियम में ट्रांसफॉर्म किया और इस तरह के आर्ट को फ़रोग दे रहे हैं। एंड आई थिंक जो आर्ट वर्क यहाँ पे महमूदुल हसन साहब ने प्रेजेंट किया है, आसिम अख्तर साहब ने उसको क्यूरेट किया है, ये एक बहुत अच्छे काम की शुरुआत है और इसको हमें पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाना चाहिए। एक और जो यहाँ पे बैरिक्स में एक और ख़ाना है, यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ आर्ट के नमूने जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एक और यहाँ पे नमूना है, ये आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल सुराही की तरह लग रहा है कि जैसे इसमें कोई मशरूब डाला जाए और इसके यहाँ पे पेंदे में चला जाए और उसके बाद इसको दोबारा से उंडेल के उस मशरूब को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये तमाम जो चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल में तब रही हैं जब गंधारा तहज़ीब के लोग इस इलाके में, इस बस्ती में रहते थे। इसी तरह ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि गोल और ऊपर से ये बारीक है, लेकिन अब इसको, इस स्कल्पचर को क्या नाम देंगे, ये उसी तहज़ीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन जो तहज़ीब की किताबों से जो अभी तक की हिस्ट्री है उससे मालूमात लेकर जो कुछ बनाया गया है, ये उसी की एक रॉ फॉर्म कह लें या एक फ़ाइन शॉप कह लें, जो कि आज की तहज़ीब से रेलिवेंट है, उसको बनाया गया है। और इससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ आर्ट के नमूने जो हैं वो यहाँ पर ये मौजूद हैं। अब इसका भी इस्तेमाल, ज़ाहिर है कि जो भी चीज़ यहाँ नज़र आएगी ये उस ज़माने में उनकी ज़रूरत के मुताबिक होगा, लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती थी। अब पत्थर जो है वो ये असल में हर एक चीज़ को पत्थर से बनाने का मकसद ये भी है कि वो इसे पत्थर का दौर इसलिए भी कहा जाता था कि तब अगर जो फाकश या पहाड़ों पर रहने वाले या बस्तियों में रहने वाले अफराद थे, उनका गुज़र बसर जहाँ खाने पीने के हवाले से जो जंगली जानवर थे उनके ऊपर था, वहीं जो उनके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी वो ज़्यादातर पत्थर से बनाई जाती थी। अब वो चाहे आज के ज़माने में अगर मैं एक आम मिसाल दूं तो कोई भी चीज़ हम इस तरह की गोल बना के उसके ऊपर कोई चीज़ रख सकते थे, लेकिन ये भी चीज़ जिसके ऊपर कोई चीज़ और ऐड कर सकती है वो भी पत्थर से बनी हुई है। तो कुछ इस तरह की ही आर्ट की एग्जीबिशन है जो कि यहाँ पर मौजूद है और इस हवाले से ये आर्ट एग्जीबिशन यहाँ पर जारी है। जी,
और इसी नुमाइश का हिस्सा जो है वो सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन साहब भी बने हैं। उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे आए हैं। सर, आप जो तहज़ीब के एक रवायत है यहाँ पे दिखाई गई है, ये जो आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इसको देख कर क्या आप समझ रहे हैं कि किस चीज़ को उजागर कर? देखिए, बेसिकली ये कंधारा आर्ट की आज एग्जीबिशन है और मुझे मेरी बेटियों की तरह हैं आमना और महमूद और ये सुल्तान, इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों ने भी देखा है कि इसकी डिस्प्ले ऑफ आर्ट है, तो इस तरह का आर्ट मैंने तो बहुत कम देखा, मौका ही नहीं मिलता कि इस तरह का डिसेंसी में इस तरह का आर्ट की डिस्प्ले। और मैंने इनको कहा है कि इसको फर्दर कलरफुल करने के लिए आपको यहाँ पे जो है पेंटिंग्स भी लगानी चाहिए ताकि लोगों को इंटरेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो। तो इस तरह की एग्जीबिशन पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि बहुत रेयर होती हैं और इनके आइडियाज़ हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और इस आर्ट को मैं बहुत ज़्यादा, इनका अपना आइडिया है और इन्होंने कहा है जी कि मैं इसको एक्सपोर्ट करने का इरादा रखता हूँ। और ये वहाँ पे ख़ुद जाते हैं वो जो टेक्सला साइड पे, और वहाँ पे इनकी स्टोन सिलेक्शन से लेके और इसकी वो जो शेपिंग है उसमें सारे का सारा कमाल इनका है कि देखें वो जो आम स्टोन्स जो हम रोज़मर्रा हम सोसाइटी में यहाँ इस तरह के दर्जनों स्टोन्स रोज़ाना हमारा सामना होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं आती, और इन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया है कि दिल चाहता है कि इनको इसकी फ़ील ली जाए। तो मैं तो इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और इनके लिए बहुत दुआगो हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, आप खुद भी एक पक्के लाहौरी हैं और लाहौर के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो अंदरून शहर के लोग, वो अपनी उसी सकाफत से जुड़ा रहना चाहते हैं, वो वहीं से निकलते हुए कहीं शिफ्ट भी नहीं होते, ये उनका मजाज है। तो बतौर एक लाहौरी आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो नुमाइश है वो किस चीज़ को उजागर करती है? देखिए, लाहौर की ना एक पूरी दुनिया में एक पहचान है कि ये ज़िंदा दिलों का शहर है। और ज़िंदा दिलों का मतलब क्या है कि दिल तो बाकी भी लोग हैं उनका भी ज़िंदा होता है, बट ये एक स्पेशल ना इनकी एक स्पेशल फील होती है, ये फेस्टिविटी को एंजॉय करते हैं। अभी आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने उस पर लीड किया कि ये जो बसंत फेस्टिवल है उसको हमने ऑन किया, और देखें किस कदर ज़बरदस्त फीडबैक है कि लोग कहते हैं जनाब कमाल हो गया। तो ये लाहौर की एक स्पेशलिटी है कि लाहौरी हमेशा मेलों ठेलों में रहने का पसंद करते हैं, वो खुले दिल के लोग होते हैं, फूड को एंजॉय करते हैं, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उसमें दिल खोल के पार्टिसिपेट करते हैं और दिल खोल के इसकी पजीराई भी करते हैं, लाइक उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये लाहौर का तो ये खासा है, लाहौर का कल्चर है ये कि लाहौर घुटन के माहौल में नहीं रहता, वो उसको पता है कि किस तरह ज़िंदगी को किस तरह जीना है, किस तरह ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना है। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पुराने लाहौर से हूँ और उन लाहौरियों की नुमाइंदगी करते हुए मेरी उम्र गुजर गई है जो तमाम तर खूबियाँ रखते हैं जो मैंने अभी आपको कहनवाई है। जब बसंत की बात की है तो चलें इसका तज़किरा करते हुए ये पूछ लेते हैं कि आप क्या मरियम साहिबा को जो इसका इनिशिएट ले रही हैं उनको होस्ट करेंगे किसी बड़ी छत के ऊपर जो है वो वहाँ पे बसंत की नाइट, और वो जो माहौल था एक आज जो भाई लोग फॉरनर्स भी आते हैं और बसंत मनाते आते नहीं हैं, हम बाकायदा तौर पे मैं उस जो कमेटी है जिसको चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनका ये इनिशिएटिव है और उन्हीं का ये डिसीजन है कि 30 साल के बाद एक फेस्टिवल लाहौर को वापस मिल रहा है, तो उसको मैं हिस्सा हूँ, मैं पार्ट हूँ पुराना लाहौरी होने के नाते, और उसको सीनियर मिनिस्टर जो है उसको शेयर हेड करती हैं और मैं उनको साथ उस कमेटी का हिस्सा हूँ। तो आपने जो बात की इनवाइट करने के, बाकायदा तौर पे हमने इस पर काम शुरू कर दिया हुआ है। हम इस प्लानिंग में हैं कि हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मीटिंग्स कर चुके हैं और हमारी जो कमेटी होती है उसका तमाम जितने भी नोटेबल्स हैं कि IGP से लेके चीफ सेक्रेटरी सब हिस्सा हैं, वो ये हाई पावर कमेटी है और उसमें हमें पता है कि जी जब जैसे ही ये अनाउंस होना है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों ने जो फॉरेनर्स ने दुनिया से आना है, पूरे पाकिस्तान ने अमड़ के लाहौर की तरफ आना है, तो इन चैलेंजेस का हमें अंदाज़ा है कि यहाँ पे जो होटल्स की बुकिंग नहीं मिलनी, लोगों के जो गेस्ट आने हैं, ये ऐसा फेस्टिवल है इसमें कोई तफरीक नहीं है, किसी अमीर किसी गरीब की, किसी ख़ास किसी आम की तफरीक नहीं है। तो ये हम तो इसको बिल्कुल असेसमेंट हमारी मौजूद है कि हमें इसके लिए अलर्ट पे भी डाला हुआ है, अपनी लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं उनको कहते वो अलर्ट पे रहें और इन सारे चैलेंजेस को हम कोशिश करेंगे कि जो भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी करनी है कि हम इसको लाहौर में बसने वाले लोगों के लिए एक बहुत शानदार इवेंट, और सिर्फ ये एक इवेंट नहीं होगा, इसके साथ चीफ मिनिस्टर की हदायत है कि हमने लिंक करना है बहुत से मुख्तलिफ इवेंट्स को। लाइक हमारा अभी जो फ्लावर एग्जीबिशन है वो बहुत शानदार, आपको पता है कि लाखों की तादाद में लोगों ने उसको विज़िट किया। अब ये बसंत के साथ हम क्लब कर रहे हैं, हमारा जो था हॉर्स एंड कैटल शो, वो भी आपको पता है कि एक अरसा दराज के बाद उसको हमने रिवाइव करवाया। तो इस तरह की फेस्टिविटी इंशाल्लाह हम क्रिएट करते रहेंगे
और लाहौर को ये मौके देते रहेंगे कि वो बाहर निकले, अपनी फैमिलीज़ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जी बिल्कुल, लाहौर की ये सकाफत है जिसको ना सिर्फ उजागर किया जा रहा है बल्कि इसके साथ जो सारे कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं जो इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हैं और आज भी जो है वो आज की तर्ज ज़िंदगी से जो है वो रेलिवेंट हैं, उनको यहाँ पे उजागर किया जा रहा है। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गया। सुबह से ना हमने बात की है अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर जो कि हमारी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हुई, फिर हमने नींद की कमी पे बात की, अब हम डाइट पे बात करेंगे। आज हमारा फुल प्रोडक्टिव डे चल रहा है इस हवाले से कि आपने अपने मिजाज में अपनी चीज़ों में कैसे बेहतरी लानी है। अच्छा, आज हम डाइट के हवाले से बात करेंगे। ज़ाहिर है जो आप खाते हैं उसका आपके मूड के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी असर होता है। अक्सर हम बदमिजाजी कह लें, चिड़चिड़ापन कह लें या बेवजह उदासी जिसको हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, उनको हालात व वाक़यात या लोगों से कनेक्ट कर देते हैं। मगर जदीद जो रिसर्चेज़ हैं वो कहती हैं कि इसके पीछे हमारी प्लेट में रखा हुआ जो खाना है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फूड और मूड के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो न्यूरोट्रांसमिटर्स के ज़रिए जुड़ा हुआ है और हमारी जो ना केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो समहाउ आपके दिमाग में जो ख़यालात हैं, आपके इमोशनल वेलबींग है, आपके रवैयों को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी जानिब जब हम प्रोसेस्ड और मीठी ग़िज़ाएँ वक्ती तौर पे आपको एक एनर्जी बूस्ट तो देती हैं और ख़ुशी भी देती हैं, मगर बाद में जो ब्लड शुगर लेवल है उसका उतार चढ़ाव भी चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा जी, आज हमने इसी हवाले से बात करनी है कि हमारा खाना हमारे मूड, हमारे मिजाज पे कैसे असरअंदाज होता है। डॉक्टर बरीरा वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बरीरा कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर बरीरा, अब पहले तो हम कॉन्वर्सेशन का आगाज़ ही ऐसे करते हैं, डाइट का हमारे मूड पे कैसा असर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड सेकेंडली डाइट बेसिकली हमारे मूड को इस तरह से अफेक्ट करती है कि जो भी हम चीज़ खा रहे होते हैं, तो बेसिकली जैसे अभी आपने मेंशन किया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो कनेक्शन है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जब हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं तो उसके बाद जो एक पॉजिटिव और एक हैप्पीनेस और एक सैडनेस के जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो वो जो है वो पीछे से फूड जो है हमारी प्लेट में जो हमने खाया होता है वही एक्चुअली जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। और बेसिकली हम कहते हैं कि व्हाट वी ईट इज़ व्हाट वी थिंक। तो बेसिकली जब हम कुछ खाते हैं तो जब वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है तो बेसिकली ये 2 वे प्रोसेस बन जाता है, एक लूप क्रिएट हो जाता है कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है, फिर एक देयर कम्स अ टाइम कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हम वही खा रहे होते हैं जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो हम बेसिकली वो फिर हमारी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, वही डिज़ायर हम कर रहे होते हैं कि जो हमारे ब्रेन माइंड में चल रहा है हम उसी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक लूप बन जाता है जिसको हम फूड मूड साइकिल भी कह सकते हैं। तो एक 2 वे स्ट्रैटेजी, एक 2 वे स्ट्रीट क्रिएट हो जाती है इसमें। फूड एंड मूड का कनेक्शन। अच्छा, अब हमारी जैसे आपने कहा कि जो हम सोच रहे होते हैं वो खा रहे होते हैं, हमारी प्लेट पे पड़ा है, हम खाने की कोशिश करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक क्विकली सी क्रेविंग होती है, क्विक क्रेविंग होती है जिसमें हम कहते हैं कि जी हमारा ये खाने को दिल कर रहा है। जब वो हमारे सामने आता है तो फिर हम उसको खाते भी नहीं हैं। ऐसा होता है क्योंकि मूड बेसिकली जब आपका ब्रेन एक चीज़ को क्रेव कर रहा होता है, कभी कभी हम उसको जो यूजुअली कहते हैं कि जो लोग कुकिंग कर रहे होते हैं वो अपना बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते, पेट भर जाता है, ऐसे ही होता है, वो देख देख के ऐसे होता है। तो ये भी एक जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट्स हैं जो बेसिकली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन बेसिकली मूड स्टेबलाइजर है, हमारी नींद को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी एपेटाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर ये ज़्यादा हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाए, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद ये होता है कि हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो उसको ट्रिगर कर देता है। और उसके बाद ये होता है कि हमारे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है वो ज़्यादा बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हैप्पीनेस की जो एक हैप्पी हार्मोन जिनको हम कहते हैं, उनमें बेसिकली यही मूड स्टेबलाइजर है कि सेरोटोनिन जब ज़्यादा हमारी बॉडी में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद यही होता है कि हमारे हार्मोन जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, हम ज़्यादा पीसफुल और एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है ये रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर भैया हमें ये बताएं, एक अच्छी हेल्दी डाइट कौन सी है जो आपके मूड को भी अच्छा रखे, ओवरऑल आपकी जो लाइफ पैटर्न्स है उसको एक बैलेंस सिचुएशन में रखे? एक हेल्दी डाइट बेसिकली है जो हम एक
प्लेट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स के पोर्शन होना इंपॉर्टेंट, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसके अंदर फैट्स भी होने चाहिए, हेल्दी फैट्स स्पेसिफिकली, और अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं, सैचुरेटेड फैट्स नहीं, अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। और एक डेयरी प्रोडक्ट जो है वो उसका एक फूड ग्रुप लाजमी हमारे बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए, फिर हम उस प्लेट को जो है ना एक हेल्दी कह सकते हैं। अब जैसे हम अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, हम ऑयली फ्राइड चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, हम रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें जब हम कंज्यूम करते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब वो लेटर लाइफ में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं फिर हम कोस रहे होते हैं अपने आप को कि अगर हमने उस टाइम पे ये नहीं खाया होता तो आज हमारी लाइफ में इस तरह के मसले नहीं होते। सारा कुछ वैसे ही खाते हैं डॉक्टर बरीरा जो हम बाद में जाके कोसेंगे अपने आप को कि हम क्या खाते तो हैं। यही तो बेसिकली हमारा फैक्ट, यही पॉइंट हम यहाँ पे रेज कर रहे हैं कि हेल्दी डाइट जो है ना उसको कंज्यूम करना है, जो अनहेल्दी चीज़ें उन्हें हमने कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, और उनकी क्रेविंग्स को जब हम कंट्रोल करते हैं, बेसिकली जब हम शुगर कट करते हैं, अगर हम 10 दिन तक शुगर अपनी कट करने में कामयाब हो जाते हैं ना तो 15th डे के बाद वो हमारी बॉडी उसको क्रेव करना छोड़ देती है। अच्छा। और अगर क्रेव करना स्टार्ट भी कर दे 15 डेज़ के बाद भी तो वो बहुत एक लिटिल अमाउंट अगर हम कंज्यूम करें ना शुगर की या कुछ भी स्वीट की तो वो हमारी सेटिस्फाई कर देता है हमारी क्रेविंग को। तो 15 डेज़ का जो टारगेट है ना अगर वो हम अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी में तो एक जी बिल्कुल ये हम अगर कंज्यूम करना। अच्छा, ये जो हम वाइट शुगर या प्रोसेस शुगर इस्तेमाल करते हैं ये भी समहाउ हमें बहुत ज़्यादा आई थिंक नुकसान पहुंचाती है, जिसको अगर आप कट कर लें तो आपका वेट लॉस जर्नी समहाउ बहुत आसान हो जाता है। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा अब मुझे ये बताएं, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बात की कि जब हम हेल्दी डाइट या आपका फूड एंड मूड का आपस में कनेक्शन है, बट अगर हम कोई भी स्वीट चीज़ खा लेते हैं तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। आम रूटीन में भी ये ऐसा नहीं है कि आपने शुगर कट किया या नहीं की, ये क्या इम्पैक्ट है और इसको हम कैसे, ठीक है हम इसको कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? जब किसी का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, बहुत अनोइंग होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है तो यूजुअली हम उन्हें कहते हैं कि आप कुछ खा लें, और अगर आपने कुछ खाने का तो कुछ मीठा खा लें, क्योंकि जब हम कुछ मीठा अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स जैसे मैंने मेंशन किया वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन है। तो जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना वो एक पॉजिटिविटी हमारी बॉडी से जो है ना एग्जिट हो रही होती है। तो उसके बाद ये होता है कि जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में से आ रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा मूड जो है वो एलिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे रवैये जैसे भी आपने मेंशन किया वो बिहेवियरल, तो बेसिकली फूड पैटर्न्स का जो है ना हमारी बिहेवियर से बहुत एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हेल्दी फूड ग्रुप्स की आपने बात की कि हेल्दी प्लेट में आपकी हर ग्रुप का हमें एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझाएं कि अगर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या हम लंच ले रहे हैं या डिनर भी कंज्यूम करें, उसमें कौन कौन से पोर्शंस हम कितनी अमाउंट पे रख सकते हैं? अंडा खाना है या हम ब्रेड खा सकते हैं, तो वो थोड़ा लोगों की अंडरस्टैंडिंग में भी कन्वीनियंस हो जाएगी। तो ब्रेकफास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो सीरियल्स हैं, हेल्दी सीरियल्स हैं, वो एक एग्जांपल ली जा सकती है। उसके अलावा ब्रेड जो है वो अगर आप वाइट ब्रेड कट ऑफ कर दें, ब्राउन ब्रेड की तरफ आ जाएं वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आप अगर उसको कट कर दें वाइट ब्रेड को। उसके अलावा पराठे अगर आप देसी घी के खा रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी है, हार्ट हेल्दी हैं। अच्छा। और जो ऑलिव ऑयल के कंजम्पशन है वो अगर आप उसके अंदर अपना खाना बना रहे हैं, अगर अंडा फ्राई कर रहे हैं या ऑमलेट बना रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्दी है। आप वेजिटेबल ऑयल्स को जो है ना कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से, ऑलिव ऑयल के ऊपर आ जाए, देसी घी के ऊपर आ जाए, तो इस तरह की एग्जांपल्स जो है ना उससे बहुत इजीली वेट लूज़ भी हो जाता है। और हेल्दी प्लेट बेसिकली क्या है कि उसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए, उसमें प्रोटीन का पार्ट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, हेल्दी फैट्स। उसके अलावा एक फ्रूट की सर्विंग होनी चाहिए, वेजिटेबल की सर्विंग होनी चाहिए, और उसके अलावा एक डेयरी प्रोडक्ट की सर्विंग होनी चाहिए। आप मिल्क की फॉर्म में ले सकते हैं, योगर्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। लोग यूजुअली करते हैं कि हमने 1 कप चाय पी ली तो उसके अंदर दूध भी था तो जो है वो हमारी हाँ, तो लेकिन ये नहीं होता है। जो चाय के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो जो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कट ऑफ कर देती हैं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर निकोटीन होता है। ओके। तो बेसिकली आपको मिल्क की एक सर्विंग, एक प्रॉपर मिल्क की सर्विंग एक योगर्ट की फॉर्म में या मिल्क की फॉर्म में आपको कंज्यूम करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर बरीरा कोई मैसेज देना चाहें लोगों को अपनी ये जो हेल्दी डाइट है इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, आपका मूड, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी उससे मुतासिर ना हो, एनी मैसेज, कैमरा इज़ ऑल योर्स। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी मैं कि एक हेल्दी फूड प्लेट जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए।
आप उसको प्रॉपर्ली और अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीखें। हम अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना नहीं सीखते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे जो लेटर लाइफ चेंजेस होते हैं और हमारे बहुत सारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करें, आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं तो आप जो है उन चीज़ों को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, उन्हें कट ऑफ करना स्टार्ट कर दें, तो लेटर लाइफ में यू विल थैंक योर सेल्फ। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बरीरा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाइन। डॉक्टर बरीरा वसीम हमारे साथ मौजूद थी जी। फूड एंड मूड आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आपका उसका आपके मूड के ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है। जो चिड़चिड़ापन या दीगर चीज़ें, हम फ्रस्ट्रेशन और ये सब बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग क्रैंकी हो जाते हैं अगर उनको खाना ना मिल रहा हो, फिर जंक खा रहे हो तो और ज़्यादा मसला होता है। सो इस हवाले से डॉक्टर बरीरा ने हमें बताया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान में जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो कोई कमी नहीं है टैलेंट की जी, मगर इस टैलेंट को आइडेंटिटी, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो उस हवाले से भी आज हमने बात करनी है। अभी अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर ख़ासी वायरल हुई है, जिसमें एक मौजूद नौजवान, हम सब जानते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अली ज़फ़र, उनको उनका एक मशहूर गाना सुना रहे हैं और उसके बाद अली ज़फ़र ने इनको बहुत सराहा। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। खिज़र हमीद जी इन आर्टिस्ट का नाम है जिन्होंने अली ज़फ़र को गाना सुनाया। 23 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, जो इस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में प्रोडक्ट डिज़ाइन की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। साथ साथ अपनी जो सिंगिंग है उसके शोबे में भी अपने आप को मनवा रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी को मुख्तलिफ फ़नून के ज़रिए उसका इजहार भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जी अपनी डेली लाइफ रूटीन पर अपनी व्लॉग्स भी डालते हैं, उनके काम और उनसे अली ज़फ़र की जो मुलाकात हुई इस हवाले से जानते हैं। खिज़र को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खिज़र हमें ये बताएं कि कैसे हुआ, इतनी आपको तारीफ़ मिली, अप्रिसिएशन मिली, थोड़ा हमारे साथ स्टोरी शेयर करें ना। एक्चुअली मैं जो कि हम NC में पढ़ता हूँ तो अली भाई वहाँ पे आए हुए थे अपनी न्यू एल्बम की प्रमोशन के लिए और पहला ड्राफ्ट हम स्टूडेंट्स को सुनाने के लिए। तो बस वहीं पे अचानक जब वो निकल रहे थे तो वहीं पे मेरी मुलाकात इनसे हुई और बहुत अनएक्सपेक्टेड था इनसे मिलना, लेकिन इट वाज अ ग्रेट ज़बरदस्त। तो अच्छा खिज़र, मुझे अपने दीगर जो चीज़ें हैं उस पर बताएं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, सिंगिंग, ये सिंगिंग का जो शोबा है इसको आपने कब से ऑप्ट किया और अब आप कैसे इसको परसू कर रहे हैं? एक्चुअली मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से कर रहा हूँ और इट्स नॉट अ UI UX डिज़ाइन। सबको लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत लेकिन वो नहीं है। एक्चुअली में जो टेंजिबल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग होती है, इससे वो कहा जाता है। इसमें आपके मतलब सुई से लेकर जहाज़ तक कुछ भी है इसमें आप डिज़ाइन करते हैं। ऑटोमोटिव हो गया, बहुत सी चीज़ें होगी। और अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में बैक इन 2018 से मैं कर रहा हूँ, नॉट प्रोफेशनली बट वैसे ही मैं गाता था। और जो मैंने अपने लिखने जब मैंने शुरू किए तो तकरीबन मैंने कोई 2023 में शुरू किए थे जब मैं अपनी फर्स्ट ईयर में आया था NC में। तो तब से मैंने अपने ओरिजिनल म्यूज़िक करना शुरू किया था। ज़बरदस्त। और ये बड़ी बात है, बहुत सारे सिंगर्स शुरू में कवर्स और इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं और उसके बाद बहुत लेट जाकर कहीं वो अपने ओरिजिनल म्यूज़िक की तरफ आते हैं और आपने स्टार्टिंग से ये करना शुरू किया। ये हाँ जी, मुझे लगता है कि अगर आपने अपने एक ओरिजिनल आर्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना आर्ट वर्क निकालें, फिर चाहे जैसे भी हो, क्योंकि मेरे लिए तो म्यूज़िक एक पेंटिंग की तरह है। तनकीद भी हो सकती है और आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हैं और कोई इसमें बाउंड्रीज नहीं होती। हम तो वैसे ही आर्ट कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ तो वैसे ही आपको ऐसे इर्द गिर्द माहौल में आप होते हैं कि उस तरह पर आप बिल्डअप होते हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर। तो खिज़र अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? अभी मैं अपना ओरिजिनल सुनाना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। दिस इज़ द सॉन्ग जो मैंने तकरीबन 5 मिनट में लिखा था। 5 मिनट में लिखा था? हाँ जी, ये ऐसे हुआ था कि मैंने अपने खाली नीचे जो पोर्शन था वहाँ पे मैंने बैठ के
सिर्फ वॉइस मेमो ऑन किया और बस वो रिकॉर्ड में लगा रहा। लवली। दूर कहीं हम चले, उतारे हम साथ गए। सॉरी कि मेरा नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है गले की वजह से, बट यू कैन टेक योर टाइम, नो वाइज। तेरा इंतजार कर रहा, तेरा इंतजार कर रहा, वो दिन वो शाम वो रात तुमको मेरी जान, हाथ थाम के जो बैठते थे यार, अब कुछ भी वैसा नहीं है मेरी जान। तुम कहाँ तेरा इंतजार कर रहा, ज़बरदस्ती, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आपने कब लिखा था ये गाना? ये मैंने एनसी आने से पहले लिखा था, ओके, बैक इन 2022, और रिलीज़ मैंने इसको 2024 में किया। ओके। मेरे पास 2 साल तक पड़ा रहा है सिर्फ गाना वॉइस मेमो में। क्यों? आई थिंक राइट टाइम का वेट कर रहा, प्रोडक्शन का वेट कर रहा, तो वो जब फाइनली हुई तो एक मेरे जो प्रोड्यूसर हैं मेरे सीनियर ही हैं एनसी में, म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट से, मुदब्बिर उनका नाम है, तो उन्होंने एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया था मेरे साथ, और वो मेरे साथ सीनियर से ज़्यादा मेरे बड़े भाई हैं, तो ऑब्वियसली वो एक कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का, तो आई एम श्योर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप म्यूज़िक सीख भी रहे हैं खज़र, या नहीं, आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं? जी अभी तो मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही हूँ, बट म्यूज़िक की नो हाउ है बेसिक, वो क्या है, वो कैसे काम करता है म्यूज़िक, रियाज क्या होता है, तो वो डेफिनेटली मुझे पता है, और इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है मेरे ही अपने एनसी में आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, रमज़ान जानी उनका नाम है, वो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ में, बहुत हेल्प की है उन्होंने मेरी। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि अब सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, अपना म्यूज़िक वगैरह पोस्ट करते हैं, रिस्पांस कैसा मिलता है? बिकॉज अब तो आई बिलीव कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है एक आर्टिस्ट को। तनकीद होती है सम टाइम, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिविटी भी हो जाती है, पॉजिटिविटी भी हो जाती है, तो बस
सही है। कभी डिस्करेज या डीमोटिवेटेड होते हैं आप उस क्रिटिसिज्म से? शुरू में होता था, पर अब मुझे इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर मैंने बाकी आर्टिस्ट को देखा कि उनके साथ भी होता है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि लोग तो आपकी टांग खींचते ही हैं। आप जितना मर्जी अच्छा कर लें। तो मुझे ये बताइए कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ यू वांट टू कोलैबोरेट? अली ज़फ़र। अली ज़फ़र, ओके। पाकिस्तान में कुछ टॉप 3 आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ। एक नंबर 1 अली ज़फ़र, दूसरा आतिफ असलम और तीसरे असफर हुसैन बयान बैंड। ओह वाओ, ही इज अमेजिंग आर्टिस्ट। असफर इज अ वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट। असफर भाई भी एनसीए के हैं, तो ऐसी बात है। ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट आई थिंक। अच्छा, अब आपने अली ज़फ़र का जिक्र किया, आतिफ का किया है, असफर हुसैन का किया, इन तीनों का कोई भी गाना अगर किसी का भी सुनाना चाहे तो ज़रूर। सभी गाते हैं, आदत तो ऐसी बात है। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट। मैंने इतना सुनाया कि शायद लोग थक गए अब तो। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे में, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। यादें गहरी हैं ये इतनी, दिल डूब जाए। और आँखों में ये गम नम बन जाए, जुदा के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा के भी, जुदा के भी। सांस लेना भी भर के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हे सभी रातें, सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो उन्हें। Zabardast. Thank you very much, Khizr. It was lovely having you on the show, and we are really sorry. आप बहुत अच्छा गा रहे थे, हमने आपका गला खराब होने के बावजूद आपसे गवाया। So खिज़र हमीद जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमें ज़रा उसके हवाले से बताएं। खिज़र हमीद वर्ल्ड इंस्टाग्राम पे। ओके, लवली। आपने इनका म्यूज़िक सुनना है तो आप इनको फॉलो करके इनका म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। हमने आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ।
इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।